ये है हॉरर स्टोरीज चैनल और आप देख रहे हैं हैदरवाइज। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की 23वीं किस्त का दूसरा हिस्सा। मारिया को मूर्ति ने अगवा कर लिया था। दिन चढ़ा तो सबसे पहले थांग की आंख खुली। उसने देखा कि मारिया का कंबल एक तरफ पड़ा था। वो समझ गई कि मारिया बाहर चश्मे पर मुंह हाथ धोने गई होगी। उसने अंबर और नाग को भी जगा दिया। इतने में चीनी बूढ़ा उनके लिए बकरियों का दूध और उबले हुए चावल लेकर आ गया। बूढ़ा चला गया तो अंबर वगैरह मारिया का इंतजार करने लगे कि वो आए तो सब मिलकर नाश्ता करें, मगर मारिया आ ही नहीं रही थी। अंबर और नाग को कुछ फिक्र हुआ। वो दोनों झोंपड़े से बाहर आए। उन्होंने अस्तबल में जाकर देखा तो मारिया का घोड़ा उसी तरह बंधा हुआ था। इसका मतलब ये था कि मारिया कहीं पास ही किसी जगह थी। उन्होंने मारिया को तलाश करना शुरू कर दिया। अंबर ने आवाजें भी दी। उन्होंने इर्द गिर्द का सारा इलाका छान मारा, मगर मारिया का कोई निशान तक न मिला। नाग ने कहा, मारिया कहाँ जा सकती है? यही तो मैं सोच रहा हूँ। मेरा ख्याल है हमें एक बार फिर उसे तलाश करना चाहिए। अब थांग भी उनके साथ आकर मिल गई। उन्होंने एक बार फिर मारिया की तलाश शुरू कर दी। वो हर कदम हर मोड़ पर मारिया को आवाजें देते, मगर किसी तरफ से कोई जवाब ना आता। धूप काफी निकल आई थी। वक्त गुजरता जा रहा था, मगर मारिया कहीं मिल ही नहीं रही थी। वो थक हार झोंपड़े में आकर बैठ गए। अंबर बड़ा परेशान था कि वो बगैर कहे और बगैर बताए किस तरफ निकल गई। वो जरूर यहीं करीब कहीं गई होगी, वरना उसका घोड़ा यहाँ मौजूद ना होता, थांग ने कहा। लेकिन हमने तो इर्द गिर्द का सारा इलाका छान मारा, वो किसी जगह नजर नहीं आई। अगर आसपास कहीं होती तो हमारी आवाजों का जवाब जरूर देती। अंबर गहरी सोच में पड़ गया। उसे एकदम जादूगरनी का ख्याल आ गया। उसने कहा, मुझे डर है कहीं मारिया को उसने अगवा न कर लिया हो। नाग बोला, वो गायब भी रही तो वो किसी को नजर नहीं आती, फिर कोई उसे अगवा कैसे कर सकता है? ये ठीक है, लेकिन उसका वजूद उस जगह जहां वो गायब हो मौजूद रहता है। अगर कोई तीर चलाए तो तीर मारिया को लग सकता है, और अगर कोई अंदाजा लगाकर उसका गला दबाने की कोशिश करे तो उसका गला भी दबा सकता है। वो गायब उसी वक्त तक है जब तक किसी को पता नहीं चलता कि वो कहाँ खड़ी है। अगर वो किसी को पता चल जाए कि मारिया इस जगह बैठी है, सो रही है, तो दुश्मन उस पर काबू पा सकता है और वो बड़ी आसानी से उसका मुंह बंद करके उसे अगवा कर सकता है। ना कहने लगा, तो तुम्हारा मतलब यह है कि मारिया को किसी ने सोते में अगवा कर लिया है? हाँ, मुझे यकीन है कि ऐसा हुआ। जरा इस कंबल की तरफ देखो। सब मारिया के दूर पड़े कंबल की तरफ देखने लगे। कंबल इस तरह पड़ा हुआ था जैसे किसी ने नोच कर एक तरफ फेंक दिया हो। साफ मालूम हो रहा था कि मारिया ने हाथ पांव मारे हैं। अंबर के ख्याल पर सबको यकीन होने लगा कि मारिया को जरूर किसी ने सोते में मुंह में कपड़ा ठूंसकर जबरदस्ती अगवा किया है। लेकिन सवाल यह था कि उसे किसने अगवा किया। अंबर को शक था कि ये कारस्तानी उसी मकार जादूगरनी की है। उसने अपने किसी खास आदमी को भेजा जिसने आधी रात को सोते में मारिया को अगवा कर लिया, क्योंकि जादूगरनी को मारिया के वजूद का एहसास हो गया था और वो उसे हीरों की चोरी के मंसूबे की राह में सबसे बड़ी रुकावट समझती थी। नाग ने पूछा, तो क्या मूर्ति चोर ने मारिया को अगवा किया है? क्योंकि जादूगरनी का वही एक आदमी चीन की तरफ सफर कर रहा है। अंबर ने कहा, हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि मूर्ति ने शायद मारिया को अगवा नहीं किया, क्योंकि वो हमारे काफी पीछे सफर कर रहा है। यह किसी ऐसे शख्स का काम है जिसे जादूगरनी ने अपने जादू के जोर से तैयार किया है। थांग ने कहा, अंबर भाई, मेरा तो दिल कहता है कि यह काम उसी मूर्ति चोर का है। वो हमारे पीछे एक मंजिल के फासले पर सफर कर रहा था। उसे जादूगरनी ने हमारे और मारिया के बारे में सब कुछ बता दिया था। एक रात के सफर के बाद वो हम तक पहुंच सकता था। नाग बोला, थांग ठीक कहती है अंबर, मूर्ति चोर के सिवा और किसी शख्स का ये काम नहीं। उसने एक रात आराम करने के बाद मुसलसल सफर किया और यूं वो हमारे करीब पहुंच गया। आधी रात को वो रिंगता हुआ हमारे झोंपड़े में आया और कंबल की वजह से वो मारिया के पास पहुंच गया। अगर मारिया के ऊपर कंबल ना होता तो वो कभी मारिया के वजूद को ना पहचान सकता, क्योंकि फिर तो मारिया नजर ही ना आती। अंबर ने सर हिलाकर कहा, मेरा भी यही ख्याल है कि सारा काम जादूगरनी ने मूर्ति चोर ही से करवाया है। अब क्या करना चाहिए? हमारे लिए यही सोचना है, क्या हम यहाँ रहकर मारिया के वापस आने का इंतजार करें या आगे चलें? क्योंकि मुझे यकीन है कि जो ही मारिया को थोड़ा सा मौका मिला, वो मूर्ति चोर की कैद से आज़ाद होकर उसे कत्ल करके वापस इसी झोंपड़ी में पहुंच जाएगी। नाग ने कहा, उसकी क्या खबर है कि वो कब मूर्ति चोर की कैद से आज़ाद हो सकता है मूर्ति ने किसी दवाई से मारिया का बेहोश कर रखा हो और उसे दूसरे तीसरे रोज जाकर होश आए। अंबर कहने लगा, मेरा भी यही ख्याल है कि मारिया को किसी तेज दवा से बेहोश किया गया है, वरना यह मुमकिन नहीं था कि वो चीख मारकर हमें बेदार न करती।
बेहोश की गई दवा इस कदर तेज़ और जल्दी असर करने वाली थी कि वो एकदम बेहोश हो गई। उसे इतनी मोहलत न मिल सकी कि वो शोर मचाकर हमें जगा सके। नाग बोला, मेरा तो ख्याल है हमें इसी जगह ठहरकर इंतज़ार करने के बजाय आगे बढ़कर मारिया का पीछा करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि मूर्ति चोर उसे अगवा करके भागा है तो अभी रास्ते में होगा, वो वापस तो जाएगा नहीं। वो भी चीन की तरफ सफ़र कर रहा है। हम अगर तेज़ी के साथ सफ़र करें तो दीवारें चीन के पास उसे पकड़ लेंगे। थांग ने कहा, अमर भाई, आप अपने बहराम जिन से मदद क्यों नहीं लेते? ये तो हमारी एक प्यारी बहन की ज़िंदगी और मौत का मामला है। नाग ने कहा, हाँ अंबर, बहराम को बुलाकर उससे पूछो तो सही कि मारिया कहाँ है और उसे कौन उठाकर ले गया। अंबर बहराम को बुलाना नहीं चाहता था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि यह उसकी बड़ी ही प्यारी बहन की ज़िंदगी और मौत का मसला था। चुनाचे वो तैयार हो गया। उसने झोंपड़ी के आगे कंबल डालकर आंखें बंद की और बहराम जिन को आवाज़ दी, बहराम, तुम जहाँ कहीं भी हो मेरे पास आ जाओ। बहराम, जहाँ कहीं भी हो थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाओ, मेरी बात सुन जाओ। 4-5 मरतबा यही जुमला दोहराने के बाद अंबर ने महसूस किया कि बहराम जिन उसके पास खड़ा है, क्योंकि अंबर ने बहराम के जिस्म की गर्मी को महसूस किया। इस गर्मी को सब ने महसूस किया था। झोंपड़े के अंदर की सर्दी कम हो गई थी। बहराम ने कहा, मैं हाजिर हूँ आका, फरमाइए किस लिए मुझे याद फरमाया। अंबर ने कहा, बहराम, हमारी बड़ी अच्छी बहन मारिया गुम हो गई है। बहराम ने मुस्कुराकर कहा, मगर हुजूर, वो तो पहले भी गुम ही थी, वो तो किसी को नज़र नहीं आती थी। अंबर बोला, ठीक है, लेकिन उसको सोते में किसी ने अगवा कर लिया है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि उसे किसने अगवा किया और वो किस मकाम पर है। बहराम जिन अदब से झुक गया और बोला, गैब का इल्म मुझे नहीं, मैं ये नहीं मालूम कर सकता कि मारिया को किसने उठाया और उसे उठाने वाला इस वक्त कहाँ है। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि आप मुझे बताएं कि मारिया फ़लाँ जगह पर है, वहाँ से मैं उठाकर ले आऊँगा। यहाँ मैं मजबूर हूँ और एक गुजारिश है कि बराए मेहरबानी मुझे बार बार ना बुलाया करें, क्योंकि मुझे और भी बहुत से लोगों की खिदमत करनी होती है। अगर आपको मेरी इतनी ज़रूरत है तो मुझे हुक्म करें, मैं सब की नौकरी छोड़कर आपके पास ही आ जाऊँ। अंबर को खूब मालूम था कि अगर बहराम सब की खिदमत छोड़कर सिर्फ उसके ऊपर आकर बैठ गया तो उसके लिए अजाब बन जाएगा कि वो हर वक्त उसे यही कहता रहेगा कि मुझे कोई काम बताएं। जिन ऐसे नहीं बैठ सकते। इस ख्याल से अंबर ने कहा, नहीं नहीं बहराम, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम्हें नहीं मालूम कि मारिया कहाँ है तो कोई बात नहीं, हम खुद मालूम करेंगे। तुम्हारी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। अब तुम चाहे तो जा सकते हो। जो हुक्म मेरे आका, मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ। बहराम जिन ने सलाम किया और चला गया। सब आपस में सर जोड़कर बैठ गए और मशवरा करने लगे कि क्या किया जाए। आखिर यही तय पाया कि वक्त ज़ाया करने के बजाय उठकर आगे बढ़ा जाए और मारिया का पीछा किया जाए। मूर्ति को हम दीवारें चीन तक पहुंचने से पहले पकड़ सकते हैं। वो हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने मारिया को किसी दूसरे डाकू के वापस रवाना कर दिया हो, क्योंकि दूसरे डाकू को भी यहाँ आने में 6 दिन लग सकते हैं। आखिर उन्होंने सामान बांधकर घोड़ों पर रखा, बूढ़े चीनी के मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया और झोंपड़ी से निकलकर दीवारें चीन की तरफ चलने लगे। यहाँ ज़मीन पथरीली हो गई। चारों तरफ ढलानों और चढ़ाइयों पर पत्थर ही पत्थर बिखरे पड़े थे। एक जगह अंबर ने झुककर ज़मीन पर पड़ा हुआ लोहे का एक बंदा उठाया। अरे, ये तो मारिया का है। हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं अंबर भाई। मारिया को अगवा करके इसी रास्ते से चीन ले जाया जा रहा है। उन्होंने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़े सरपट दौड़ने लगे। मूर्ति चोर पूरी रात और पूरा दिन सफ़र करता रहा। शाम को मारिया होश में आने लगी तो उसने फिर वही जर्द सफूफ रुमाल में डालकर सुंघा दिया और वह फिर बेहोश हो गई। रात को थोड़ी देर के लिए वो एक जगह रुका। उसने मारिया की मशकें खोल दी, उसे ढीला डाला करके ज़मीन पर लिटा दिया, फिर उसके हाथ और पांव दबाए ताकि उसके जिस्म में खून का दौरानिया सही रहे। उसके हलक में पानी टपकाया और उसने दोबारा उसके हाथ रस्सी से बांधे। रस्सी अपनी कमर के गिर्द बांधी और घोड़े पर सवार रात के अंधेरे में आगे चल पड़ा। वो अंबर और नाग के ताक़ुब से बचना चाहता था। वो चाहता था कि कितनी जल्दी हो सके उनकी जद से दूर भाग जाए और मुल्क चीन के अंदर दाखिल हो जाए। चीन में दाखिल होकर वो बड़ी आसानी से कहते अपने साथी के घर पहुंच सकता था। दूसरे रोज़ दिन चढ़ा, चारों तरफ रोशनी फैली तो दीवारें चीन थोड़े फासले पर उसे नजर आ गई। अब बड़ा मरहला था उसके सामने। ये मरहला दीवारें चीन को पार करना था। उसने एक जगह रुककर झोले में से सौदागरों का लिबास निकालकर पहन लिया। अब वो बिल्कुल एक हिंदी सौदागर मालूम होता। इसी रूप में उसने मारिया को घोड़े पर अपने पीछे उल्टा लिटा दिया, खुद आगे बढ़ गया और दीवार की पहली चौकी की तरफ बढ़ने लगा। जो जो वो चौकी के करीब जा रहे थे उसे दीवार पर गश्त करते हुए चीनी सिपाही साफ नजर आने लगे। सामने एक दरवाज़ा था जो बंद था। पास ही एक छोटा सा दरवाज़ा था जिसके बाहर 4 चीनी सिपाही आमने सामने खड़े पहरा दे रहे थे। मूर्ति आहिस्ता आहिस्ता घोड़े को चलाता दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अब वो दीवार के बिल्कुल पास ही था। दीवार पर गश्त करते सिपाहियों ने उसे दूर से देखकर कहा, कौन हो तुम? मूर्ति वहीं ठहर गया और मुस्कुराकर बोला, मैं एक हिंदी ताजर हूँ। सिपाहियों ने कहा, नीचे आ जाओ। मूर्ति दीवार के नीचे उस जगह आ गया जहाँ दरवाजे पर पहरा लगा था।
चारों चीनी सिपाहियों ने मूर्ति को घेर लिया। उसे सबसे बड़ा खतरा यह था कि कोई सिपाही उसके घोड़े की पीठ पर हाथ ना फेरना शुरू कर दे, क्योंकि पीछे उसने बेहोश मारिया को लिटा रखा था। अगरचे वो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसे हाथ लगाने पर बड़ी आसानी से महसूस किया जा सकता था। इस नाजुक और खतरनाक मरहले से बचने के लिए मूर्ति चोर घोड़े से नीचे उतर आया और उसने कमर के साथ बंधी हुई रस्सी खोलकर घोड़े पर ही डाल दी। सिपाहियों के पास वो आकर हाथ जोड़कर झुक गया और बोला, हुजूर, मैं एक हिंदी सौदागर हूँ। सौदागरी करने की ख्वाहिश लेकर आपके अजीमुशान मुल्क में आया हूँ। अगर आप मुझे अपने मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त दे दें तो मैं आपके बच्चों को दुआएं दूंगा और सौदागरी करके आपके मुल्क का नाम रोशन करूंगा। मूर्ति चोर ने कुछ ऐसी चकनी चपड़ी बातें की कि सिपाही उसकी बातों में आ गए। वैसे भी उस जमाने में सरहदों पर इस कदर पाबंदियां नहीं होती थीं और सौदागरों को तिजारत करने की बहुत आज़ादी होती थी। सिपाहियों ने मूर्ति चोर से पूछा, तुम अकेले क्यों सफ़र कर रहे हो? सौदागर तो तिजारती काफिलों के साथ सफ़र करते हैं। मूर्ति ने होशियारी से कहा, हुजूर, मैं जड़ी बूटियों का सौदागर हूँ। मैं अगर काफिले के साथ सफ़र करूँ तो जंगल जंगल घूम फिर कर जड़ी बूटियाँ इकट्ठी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अकेले ही सफ़र करना पड़ता है। सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। मूर्ति की जान में जान आई। उसने झुककर तमाम सिपाहियों को बारी बारी सलाम किया और घोड़े पर सवार होकर छोटे छोटे दरवाजे की सुरंग में से गुजरने लगा। यहाँ अंधेरा था मगर जगह जगह मशालें रोशन थी। आखिर वो सुरंग में से बाहर चमकीली धूप में निकल आया। वो मुल्क चीन की सरजमीन में दाखिल हो चुका था। उसने महसूस किया कि यहाँ हर शय पर एक खास किस्म की चमक दमक थी। जंगली फूलों का रंग शोख था और वो हवा में झूम रहे थे। गहरे नीले आसमान पर सफ़ेद कबूतर चक्कर लगा रहे थे। वो बड़ा खुश हुआ। यहाँ से एक काफ़ी चौड़ी पथरीली सड़क चीन के दारुल हुकूमत कैथे की तरफ चली गई थी। मूर्ति उससे पहले भी चीन आ चुका था। उसे मालूम था कि इस सड़क पर 3 दिन सफ़र करने के बाद वो कैथे पहुँच जाएगा। उसने घोड़े को कैथे जाने वाली सड़क पर डाल दिया। सारा दिन वो सफ़र करता रहा। रात को उसने एक जगह क़याम किया। मारिया के हाथ खोलकर उसके बाजुओं और पाँव की मालिश की, उसके हलक में खुराक टपकाई, उसे पानी पिलाया और थोड़ा सा सफ़ूफ रुमाल पर डालकर उसे एक बार फिर सुंघा कर बेहोश कर दिया। दरअसल वो मारिया को होश में लाने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। वो चाहता था कि कैथे अपने दोस्त की हवेली में पहुंचकर उसे बेशक होश आ जाए। वो मारिया को उस वक्त तक पास कैद रखना चाहता था जब तक कि वो शाही महल से हीरे चुरा कर नहीं ले आता। मूर्ति चोर मुल्क चीन की सरहद में दाखिल हो चुका था। दूसरी तरफ अंबर, नाग और थांग भी चीन की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। रास्ते में एक जगह उन्हें मारिया के पांव से गिरी हुई जूती मिली। इस जूती से उन्हें यकीन हो गया कि मारिया को जिस किसी भी अगवा किया है वो मुल्क चीन की तरफ ही उसे ले जा रहा है। वो सफ़र करते रहे। अब उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद था कि वो चीन पहुंचकर सबसे पहले मारिया को तलाश करें और थांग को उसकी माँ बाप के घर पहुंचा दें। मारिया की गुमशुदगी की वजह से वो बहुत परेशान थे। अंबर बहुत उदास था। नाग भी दिन में कई बार अपनी बहन मारिया को याद करता था। वो उन्हें अपनी बहन की तरह अजीज थी। उसने अपनी भाइयों अंबर और नाग के साथ मुसीबत के कई वक्त गुजार दिए। खुशियां भी इकट्ठे देखी और गम भी एक साथ इकट्ठे उठाए थे। वो बराबर मंजिलों पर मंजिलें तय करते आगे बढ़ते चले जा रहे थे। आखिर वो उस जगह पहुंच गए जहां पहाड़ के दामन एक बहुत बड़ी झील थी। उस झील के साथ साथ चलते हुए अंबर, नाग और थांग पहाड़ के दरे में से गुजरकर दूसरी जानिब निकल गए। अब दीवारें चीन उनके बिल्कुल सामने थी। थांग ने दीवारें चीन को देखा तो वो बड़ी खुश हुई। उसका वतन आ गया था। अगर डाकू उसे ले जाते और अंबर और मारिया उसकी मदद ना करते वो जिंदगी में शायद कभी अपने प्यारे वतन चीन को ना देख सकती। उस वक्त थांग की आंखों में आंसू आ गए, ये सोचकर कि जिस लड़की ने उसे बचाया वो खुद इस वक्त मुसीबत में गिरफ्तार थी और खुदा जाने किन बुरे हालात में चीन की तरफ सफ़र कर रही थी। थांग ने अंबर से कहा, अंबर भाई, काश इस वक्त मारिया बहन भी हमारे साथ होती, फिर वो दीवारें चीन को देखकर बहुत खुश होती। अंबर कहने लगा, थांग बहन, खुदा की मदद हमारे साथ रही तो हम मारिया को ज़रूर हासिल करके रहेंगे। इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमसे हमारी प्यारी बहन को छीन सके। चीन पहुंचकर हम सबसे पहले मारिया को तलाश करने की सर तोड़ कोशिश करेंगे और हम अपनी कोशिशों में ज़रूर कामयाब होंगे। नाग ने जुमला मुकम्मल करते ही कहा। वो सब खुश थे और सब ही उदास थे। मारिया बहन उन्हें बहुत याद आ रही थी। बहरहाल चीन की सरहदी दीवार देखकर उन्हें यह इत्मीनान हो गया कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि मारिया इस जगह मौजूद है जहाँ वो जा रहे हैं, वरना यह भी हो सकता था कि मूर्ति चोर या कोई दूसरा डाकू मारिया को उठाकर किसी दूसरे मुल्क की तरफ ले जाता। ऐसी सूरत में उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। वो आगे बढ़ते रहे। उन्हें भूख लगी और एक छोटी सी शफाफ नदी के किनारे बैठ गए। उन्होंने घोड़ों को भी खुला छोड़ दिया ताकि वो हरी भरी घास खाएं और नदी का पानी पिएं। खुद भी उन्होंने जवार की रोटी खाई, पानी पिया, ताज़ा दम हुए और थोड़ी देर आराम करने के बाद मुंह हाथ धोकर घोड़ों पर सवार होकर दीवारें चीन की जानिब चल पड़े। दीवारें चीन के करीब पहुंचकर उन्हें ऊपर गश्त करते सिपाही दिखाई देने लगे। चौकी के करीब बड़े दरवाजे के पास पहुंचकर वो रुक गए। सिपाहियों ने उनके पास आकर गौर से देखा। एक सिपाही ने पूछा, तुम लोग कौन और कहां से आए हो?
अंबर ने आगे बढ़कर चीनी सिपाहियों को सलाम किया और कहा, हम सौदागर हैं, गर्म कपड़े की तिजारत करते हैं और उसी गर्ज के साथ चीन आए हैं। हम यहाँ रहकर तिजारत करना चाहते हैं। सिपाही ने कहा, यह चीनी लड़की तुम्हारे साथ कैसे आ गई? अंबर ने कहा, यह एक गम और मुसीबत की मारी लड़की है, इसका नाम थांग है। इसे डाकू उठाकर ले गए थे, हमने उन्हें कत्ल करके इस मासूम लड़की को छुड़ाया। इसका बाप शंघाई में रहता है, हम शंघाई जाकर इस लड़की को इसके माँ बाप के हवाले करना चाहते हैं। चीनी सिपाही बड़े खुश हुए कि एक गैर मुल्क के रहने वाले ने उनकी चीनी लड़की के साथ इतना अच्छा सलूक किया। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और कहा, तुम लोग हमारे दोस्त हो, तुम हमारे मुल्क में दाखिल हो सकते हो। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। अंदर दाखिल होने से पहले सिपाहियों ने चीनी जुबान में गुफ्तगू की। उससे पूछा कि कहीं ये लोग उसे अगवा करके तो नहीं ले जा रहे, जो ये कह रहे हैं वो सच है। थांग ने उन्हें अपनी चीनी जुबान में बताया कि अंबर और नाग वाकई उसके भाई हैं और उन्होंने उसे डाकुओं से बचाया है और अब साथ लेकर उसके माँ बाप के घर ले जा रहे हैं। वो दीवारें चीन के दरवाजे में दाखिल होकर डेड़ी में आ गए। यहाँ से गुजरकर वो चीन की सरजमीन के अंदर दाखिल हो गए। थांग ने अपने वतन की जमीन पर कदम रखते ही सजदा शुक्र अदा किया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अब वो अपने वतन में थी और उसे कोई कुछ नहीं कह सकता था। उसने अंबर से कहा, अंबर भाई, मैं जिस जुबान में आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं, आपने मुझ पर जो एहसान किया है मैं सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकूंगी। अगर आप ना होते तो मैं अपने वतन कभी ना पहुंच पाती। अंबर ने कहा, थांग बहन, हमने जो कुछ किया अपना इंसानी फ़र्ज अदा किया। तुम्हारी जगह कोई दूसरी लड़की भी मुसीबत में गिरफ्तार होती तो हम उसकी मदद ज़रूर करते। तुम लोग बहुत नेक हो। मैं तुम्हें अपने वतन की ज़मीन पर खड़ी होकर सलाम करती हूँ। दुनिया में अगर तुम जैसे बहादुर, दिलेर और नेक नौजवान हो तो किसी की बेटी और बहन को कभी कोई मुसीबत ना आए। इसी तरह आपस में भाई बहनों के प्यार की बातें करते नाग, अंबर और थांग घोड़ों पर सवार चीन के मुल्क में सफ़र करते रहे। थांग ने उन्हें बताया कि अगर वो कहते यानी चीन के दारुल हुकूमत जाना चाहते हैं तो वो ठीक सड़क पर जा रहे हैं, और अगर उनका ख्याल पहले उसके माँ बाप के घर शंघाई जाने का है तो उन्हें एक दिन और एक रात के सफ़र के बाद रास्ता बदल देना होगा। इस पर अंबर सोच में पड़ गया। उसने नाग से कहा, नाग, क्यों ना हम पहले थांग बहन को पहले इसके माँ बाप के पास छोड़ाएं और बहन मारिया को फिर तलाश करें। थांग फौरन बोली, नहीं नहीं अंबर भाई, आप मेरा ख्याल ना करें। सबसे पहले मारिया बहन की फिक्र करें, उसे तलाश करें, उसे दोबारा हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अंबर ने कहा, थांग बहन, तुम महसूस नहीं कर सकती। बात असल में यह है कि हम तुम्हारी जिम्मेदारी से फारिग होना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि मारिया की तलाश में तुम भी हमारे साथ मारी मारी फिरती रहो। इस तरह तुम्हें भी तकलीफ होगी, हमारे काम में भी रुकावट पड़ेगी। इसलिए तुम्हें मेरा मशवरा ये कि हमें इजाज़त दो, पहले हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाएं। नाग ने हामी भरते हुए कहा, अंबल का ख्याल दुरुस्त है थांग बहन, तुम्हारे लिए यही मुनासिब है कि तुम अपने घर जाकर आराम करो। हमें जैसे ही मारिया मिलेगी उसे खुद लेकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। थांग ने गमज़दा आवाज़ में कहा, क्या तुम वादा करते हो कि मारिया को लेकर मेरे गरीब खाने पर आओगे? अंबर ने जोर देकर कहा, हम पक्का वादा करते हैं। जैसे ही मारिया मिलेगी हम उसे लेकर तुम्हारे घर ज़रूर आएंगे, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। अच्छा, तो फिर मैं पहले घर जाने पर तैयार हूँ। शाबाश, अच्छी बहनें वही होती हैं जो बड़े भाइयों का कहना मानती हैं। तुम वाकई हमारी बड़ी अच्छी बहन हो। ये तय करके थांग को पहले उसके घर में उसके माँ बाप के हवाले किया जाएगा। अंबर और नाग ने शंघाई को जहन में रखकर सफ़र शुरू कर दिया। अब वो एक सरसब्ज़ो शादाब मैदानी इलाके में से गुजर रहे थे, जहाँ कहीं कहीं गंदम और जवार के खेत सुबह की हवा में लहरा रहे थे। मौसम बड़ा खुशगवार हो गया था। धूप की वजह से सर्दी कम हो चुकी थी। चीन की ज़मीन बहुत हरी भरी और खूबसूरत थी। पहाड़ चट्टानों की तरह ऊपर को उठे हुए थे। चट्टानों पर दरख्तों के झुंड नजर आ रहे थे। ये सब कुछ उन्हें जन्नत के टुकड़े की तरह मालूम हो रहा था। वो बड़े हशाश बशाश होकर सफ़र कर रहे थे, जबकि कई जगह उन्हें नदियाँ और पहाड़ी नाले मिल रहे थे। उनका पानी मीठा और शफाफ था। सारा दिन वो सफ़र करते रहे। जिस सड़क पर वो जा रहे थे वो पत्थर की बनी हुई थी। उसकी दोनों जानिब चीड़ और चेरी के दरख्त उगे हुए थे। सड़क पर उन दरख्तों की ठंडी छांव फैली हुई थी। रास्ते में उन्हें कुछ घुड़सवार भी मिले जो कहते की जानिब से दीवारें चीन की चौकी की तरफ जा रहे थे। एक रेहड़ा गाड़ी मिली जिस पर सिपाहियों के लिए खाने पीने का सामान लदा हुआ था। उन्होंने सिपाहियों को सलाम किया, जिसका जवाब चीनी सिपाहियों ने बड़ी खंदा पेशानी से दिया। उन्होंने महसूस किया कि चीनी सिपाही बड़े हंसमुख और खुश इखलाक हैं। अंबर ने आज तक ऐसे हंसमुख और खुश इखलाक सिपाही नहीं देखे थे। उनका हमेशा से अक्खड़ और बदमिजाज सिपाहियों से पाला पड़ा था। सफ़र करते करते उन्हें रात होने लगी। पहाड़ी मैदान में अंधेरा फैलने लगा। थांग ने कहा कि इस सड़क के किनारे कुछ फासले पर चोंग प्यांग नाम का एक गांव आता है और वो इस गांव की सराय में रात बसर कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद ये काफिला गांव की सराय पर पहुंच गया। सराय के बूढ़े चीनी मालिक ने मुस्कुराते हुए अंबर नाग का खैर मकदम किया और बोला, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। इस वक्त मेरे पास देहाती मुर्गाबियों के ताज़ा बने हुए तिक्के और कबाब मौजूद हैं जो आपकी खिदमत में सफ़ेद चावलों के साथ पेश कर सकता हूँ। अंबर ने कहा, शुक्रिया बड़े मियाँ, हम आपकी मेहमान नवाजी से बेहद खुश हुए, लेकिन खाने के अलावा हमें रात बसर करने के लिए जगह भी चाहिए जहाँ हम तीनों बहन भाई आराम कर सकें। बूढ़े चीनी ने सर हिलाकर कहा, मेरी खुशकिस्मती कि आपने इस नाचीज़ की गरीब
सराय को रात बसर करने के लिए चुना। मैं आपकी खिदमत में अपने सराय का सबसे आरामदेह कमरा पेश करूंगा, मेरे साथ तशरीफ लाइए। बूढ़ा चीनी अंबर और थांग को लेकर सराय के सबसे आरामदेह कमरे में ले आया। ये एक लंबा चौड़ा कमरा था जिसके दरमियान में एक बुखारची में आग जल रही थी। जमीन पर घास के ऊपर गर्म गदीले बिछे थे। गर्म लिहाफ भी एक तरफ तय किए रखे थे। कमरा गर्म और पुरसकून था। अंबर और नाग बेहद खुश थे। एक मुद्दत के बाद उन्हें इस किस्म का कमरा मिल रहा था। उन्होंने कहा, बड़े मियाँ, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इस सराय का सबसे उम्दा कमरा रहने के लिए दिया। बस अब हमें खाने के लिए मुर्गाबी के कबाब और चावल भेज दें, हमें सख्त भूख लगी है। फिक्र न करो मेरे बच्चों, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। बूढ़ा चीनी चला गया। अंबर और नाग ने थांग के साथ मिलकर लिहाफ खोलकर एक तरफ रख दिए और जूते और गर्म पोशीशें उतारकर गर्म पानी से गुस्ल किया। फिर बुखारची के पास आकर बैठ गए और मारिया के बारे में बातें करने लगे कि खुदा जाने बेचारी किस हाल में है, उसे भी इस तरह का गर्म कमरा और मुर्गाबी का गोश्त नसीब होगा या नहीं। इतने में बूढ़ा चीनी अंदर दाखिल हुआ। उसने नौकर के सर पर खाने का थाल उठवा रखा था। खाने में से गरम गरम भाप निकल रही थी। नौकर ने फर्श पर दस्तरखान बिछाकर खाना लगा दिया। वो खाना खाने और बातें करने लगे। इधर उधर की बातों के बाद हुन कौम की बातें शुरू हो गईं, जो चीनी कौम की दुश्मन थी और जिसके हमलों से तंग आकर दीवारें चीन बनाई गई थी। चीनी बूढ़े ने कहा, हुन कौम हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। वो एक गरीब और सुस्त कौम है। वो डाके मारकर लूट मार करके जिंदगी बसर करने के आदी हैं, जबकि हम चीनी एक मेहनतकश और जफाकश कौम है। हम धूप में और सख्त सर्दी में मेहनत करके अपने खेतों में फसल उगाते हैं, पत्थर काट कर नहरें जारी करते हैं, इसलिए हमें खुशहाल हैं। हुन कौम को हमारी खुशहाली एक आंख नहीं भाती। बस वो चाहती है कि चीन पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि हम अपनी हिफाजत करना खूब जानते हैं। इसके अलावा हमारा आपस में बहुत इत्तेहाद है, और जिस कौम का इत्तेहाद हो वो कभी दुश्मन से शिकस्त नहीं खाया करती। अंबर ने कहा, बड़े मियाँ, हम आपकी ज़ुबान से चीनी कौम की ईमानदारी, इत्तेहाद और मेहनत कशी की बातें सुनकर बड़े मुतासिर हुए हैं। खुदा करे कि दुनिया की दूसरी कौमें भी आपसे सबक हासिल करें, क्योंकि आप ऐसी कौम है कि अगर सब एक हो जाएं तो इस दुनिया में कहीं कोई जंग ही ना हो और कोई शख्स भूखा ना मरे, फिर दुनिया में हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो। बूढ़ा बोला, बिल्कुल ठीक आपका ख्याल, हम इस ख्याल पर अमल करते हैं। हम अमन से रहते हैं और किसी को तंग नहीं करते, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें भी कोई तंग ना करे। लेकिन जब कोई फसाद करने वाली कौम हम पर चढ़ाई करती है तो हम अपने वतन की अपनी जान देकर भी हिफाजत करते हैं। हुन कौम हमारी इसलिए दुश्मन कौम है कि उसने कभी हमारी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि हमारी दोस्ती को ठुकराया। अब हमने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसको पार करना बड़ा मुश्किल है। फिर भी हुन कौम के गोरीले हमारे शहरों में छुप छुप कर फिरते रहते हैं। वो हमारी नहरों और पत्थरों के पुलों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। पकड़े जाते हैं तो खुदकुशी कर लेते हैं। आजकल वो हमारे बादशाह के बेटे यानी वली अहद वांग लंग को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाग ने पूछा, क्या वली अहद हाल में पैदा हुआ है? बूढ़ा कहने लगा, हाँ बेटा, वली अहद वांग की उम्र 2 बरस है। वो हमारे बादशाह फमांचू के बाद तख्त पर बैठेगा और यूं बादशाह की सल्तनत चलती रहेगी। मलका भी बेहद खुश है कि उसकी गोद हरी हुई और बादशाह की सल्तनत का चिराग भी गुल होने से बच गया, क्योंकि अगर बादशाह के यहाँ लड़का पैदा ना होता तो उसके बाद सल्तनत वजीरों और सिपा सलारों ने आपस में बांट लेनी थी। इसके अलावा वो बादशाह मलका का भी खास ख्याल रखने लगा है, जबकि उससे पहले वो उसकी ज़रा बराबर परवाह नहीं करता था और दूसरी शादी करने की फिक्र में था। खुदा का शुक्र है कि हमारी मलका सलामत को फिर से इनका जायज़ और बाइज़्ज़त मकाम मिल गया। लेकिन ये दुश्मन कौम हुन हमसे बदला लेने की फ़िक्र में लगी रहती है और हमारे वली अहद वांग को कत्ल करने के आए दिन मंसूबे बनाती रहती है। मगर हम अपने दुश्मनों को हमेशा शिकस्त देंगे, क्योंकि हम अपने वतन से प्यार करते हैं। अंबर और नाग सराय के बूढ़े चीनी मालिक की हुब्बुल वतनी के जज्बा से हरी भरी बातों से बड़े मुतासिर हुए। उन्होंने उसकी और चीनी कौम के आपस के इत्तेहाद की बड़ी तारीफ़ की और कहा, बड़े मियाँ, हम जब तक ज़मीन पर रहेंगे इसको ऐसे ही प्यार करते रहेंगे जैसे कि हम अपने वतन से करते हैं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। अच्छा, अब तुम खाना खाकर आराम करो। तुम लोग एक लंबे सफ़र के थके हुए हो। सुबह किस वक्त सफ़र पर रवाना होगे? नाग ने कहा, हम सूरज निकलने पर यहाँ से चलेंगे। दरअसल हमको बड़ी मुद्दत के बाद एक आरामदेह कमरा मिला है, इसलिए हम जी भर कर अपनी थकान उतारना चाहते हैं। बूढ़ा मुस्कुरा दिया, बेटा, इस सराय को तुम अपना घर समझो और चाहे जितनी देर यहाँ रहो मुझे खुशी होगी। मैं सुबह सुबह तुम्हारे घोड़ों को दाना दुनका खिलाकर उनकी मालिश करवाकर उन्हें ताज़ा दम करवा दूंगा। तुम जिस वक्त चाहे सफ़र पर रवाना हो सकते हो। बूढ़ा शब बखैर कहकर चला गया। रात भर नाग और अंबर आपस में चीनी कौम की तारीफ करते रहे। थांग बड़ी खुश हो रही थी कि उसकी कौम को उसके भाइयों ने बहुत पसंद किया। रात भीगने लगी थी कि उन्हें अपने कमरे के बाहर कुछ आहट महसूस हुई। अंबर ने नाग की तरफ देखा। उस वक्त थांग गहरी नींद सो रही थी। आहट एक बार फिर हुई। वो हमातन गोश होकर गौर से सुनने लगे कि ये आवाज़ कैसी है। अब उन्हें किसी शख्स के
सराय के साथ साथ चलने की आवाज सुनाई दी। फिर एक पत्थर जमीन पर गिरा और फिर खामोशी छा गई। अंबर ने नाग को इशारा किया। नाग आहिस्ता से अपनी जगह से उठा और कमरे की पिछली खिड़की के पुराने पट से अलग कर खड़ा हो गया और बाहर झांकने लगा। उसने जो ही बाहर झांक कर देखा, एक तीर सन करता हुआ आया और खिड़की के पट में आकर खो गया। अगर नाग अपनी गर्दन पीछे ना कर लेता तो तीर उसकी आंख में पेवस्त हो जाता और वो वहीं गिरकर ठंडा हो जाता और अंबर को एक बार फिर नाग को जिंदा करने की मुसीबत पड़ जाती। खिड़की में तीर लगने की आवाज से अंबर जल्दी से उठा और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। गांव की पथरीली गली चांदनी रात में दूर तक सुनसान पड़ी थी। उसे गली के मोड़ पर किसी के भागने की आवाज आई। अंबर भागकर उस तरफ गया। मोड़ पर जाकर उसने सुर्ख बालों वाले एक आदमी को, जिसने कबायली जंगलियों जैसा लिबास पहन रखा था, एक मकान में दाखिल होते देखा। उस शख्स ने अंबर को नहीं देखा था। अंबर वापस नाग के पास आ गया और उसने उसे सारा माजरा से सुनाया और कहा कि दुश्मन मकान में गया है, मैं अभी जाकर उसका पता करता हूँ। नाग ने कहा, अंबर भाई तुम यहाँ ठहरो, मैं जाकर मालूम करता हूँ कि वो सुर्ख बालों वाला कबायली मंगोल कौन था। अगर तुम गए तो लोग तुम्हें देख लेंगे, मैं अपनी जौन बदल कर वहाँ जाऊँगा। अंबर ने कहा, अगर तुम सांप बनकर गए तो तुम्हारी जान को खतरा है, बेहतर यह है कि तुम किसी दूसरे जानवर की जौन में जाओ। नाग कहने लगा, फिक्र न करो, ऐसा ही होगा, तुम यहाँ से मत जाना, मैं अभी सब कुछ मालूम करके आता हूँ। नाग चुपके से कमरे के दरवाजे में से बाहर निकल गया। बाहर हल्की हल्की चांदनी में गांव की पथरीली सड़क खामोश थी। कहीं कहीं पत्थर चमक रहे थे। वो दीवार के साथ साथ चलता उस मकान के पिछवाड़े पहुंच गया जहां नाग पर तीर से कातलाना हमला करने वाला सुर्ख बालों वाला मंगोल छुपा था। उस मकान में की दीवार में कोई भी खिड़की नहीं थी। गली के फर्श से लेकर छत तक एक ही दीवार चली गई थी। सामने के रुख जो दरवाजा था वो बंद था। सिर्फ ऊपर एक चौकोर सा सुराख बना था जिसमें से मोमबत्ती की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। नाग ने सोचा कि अंदर जाने का कोई एक ही तरीका है कि वो कोई ऐसी जोन बदले जो सुराख में आसानी से अंदर दाखिल हो जाए और अंदर वालों को मालूम ना हो कि कोई कमरे के अंदर मौजूद है। उसने मकड़ा बनकर अंदर जाने का फैसला किया। चुनाचे एक तरफ हटकर वो जमीन पर टांगे और बाहें सीने के साथ लगा के लेट गया और जोर से सांस ली और फिर आंखें बंद कर ली। दूसरे लम्हे नाग की जगह जमीन पर एक मकड़ा रेंग रहा था। मकड़े ने दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया। वो इस चौरस सुराख में से कमरे के अंदर जाना चाहता था जो ऊपर छत के करीब दीवार पर बना हुआ था और जहां से मोमबत्ती की हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। रेंगते रेंगते मकड़ा सुराख के किनारे पर पहुंच गया। फिर वो सुराख में से गुजरकर दूसरी जानिब कमरे की दीवार के अंदर आ गया। अंदर आकर उसने देखा कि ताक में कड़वे तेल का दिया चल रहा है और वो आदमी जो शक्लो सूरत से आदमखोर लगते थे जमीन पर बैठे हैं। उनके दरमियान एक नौजवान चीनी को मुंह में कपड़ा ठोंस कर बांध रखा है। बैठे हुए आदमियों में से एक के बाल सुर्ख हैं। उसी शख्स ने बूढ़े चीनी की खिड़की पर तीर मारा था। दूसरा आदमी कह रहा था, तुम्हारा तीर खता नहीं जाता, वो जरूर मर गया होगा। सुर्ख बालों वाला कहने लगा, मैंने ताक कर तीर चलाया था, मुझे यकीन है कि बूढ़ा चीनी मर गया होगा। वो बड़ा मुहिब्बे वतन बना फिरता है। हम हुन कौम के खुनखार लोग हैं। हम तमाम मुहिब्बे वतन चीनियों को मार कर दम लेंगे। एक रोज सारे चीन पर हमारी बादशाहत होगी। दूसरा आदमी बोला, अब इस चीनी का भी खात्मा कर दो, इसको तुमने किस लिए जिंदा रखा हुआ है? ये भी तो बड़ा जबरदस्त मुहिब्बे वतन चीनी है। सुर्ख बालों वाला ने तलवार म्यान से खींचकर कहा, अभी इसका खात्मा किए देता हूँ, तुम इसकी टांगों को पकड़े रखो ताकि ये ज्यादा टांगे न चलाए और मैं इसकी गर्दन पर तलवार चलाता हूँ। इसको कत्ल करने के बाद मैं 12 चीनी मुहिब्बे वतन लोगों को कत्ल कर चुका हूँ। देवताओं ने मुझ पर करम किया, ये मैं 12वां चीनी कत्ल कर रहा हूँ। दीवार के साथ लगे मकड़े नाग ने यह सारी बात सुनी तो दंग रह गया। यानी ये सुर्ख बालों वाला और उसका साथी हुन कौम के लुटेरे और कातिल हैं और यहाँ चीनी वतन परस्तों को छुप छुप कर कत्ल कर रहे हैं। अभी उसने उसकी खिड़की पर अपनी पूरी तरफ से बूढ़े चीनी पर तीर चलाया था। मकड़े ने वक्त जाया न किया और फिर बड़ी तेजी से नीचे उतर आया। उसने एक कोने में जाकर सांस लिया और एकदम स्याह काले सांप के रूप में बदल गया। सुर्ख बालों वाला मंगोल वैशी अपनी तलवार चीनी नौजवान की गर्दन के पास ले जा रहा था और उसका साथी चीनी नौजवान की टांगों को काबू में किया था। उसने क्या क्या सोच रहे हो, फौरन इसके गले पर तलवार चलाओ और इसका काम तमाम कर दो। उसी वक्त नाग काले सांप के रूप में सुर्ख बालों वाले मंगोल के अकब में पहुंच चुका था। वो तलवार चलाने ही वाला था कि उसके साथी ने चीख कर कहा, सांप। सुर्ख बालों वाले ने एकदम पीछे मुड़कर देखा मगर इतने अरसे में सांप अपना काम कर चुका था। उसने लपक कर सुर्ख बालों वाले की गर्दन पर डस लिया। वैशी मंगोल ने एक हाथ तलवार का मारा लेकिन सांप एक मटके के पीछे छुप गया। दूसरा साथी दहशतज़दा होकर उठ खड़ा हुआ। सुर्ख बालों वाले मंगोल के मुंह से झाग जारी हो गई और उसका जिस्म थर थर कांपते नीला पड़ गया और आंखें उबल कर बाहर आ गईं। वो धड़ाम से नीचे गिरा और जमीन पर गिरते ही मर गया। उसके साथी ने जब ये हालत देखी तो बाहर भाग गया। सांप मटके से निकलकर दरवाजे के पास गया। वो बाहर गली में निकल आया। उसने जोर से फुनकार मारकर अपनी जौन बदली और फिर से इंसान के रूप में आकर नाग बन गया।
वापस कोठली में आकर उसने चीनी नौजवान की मशकें खोली, उसके मुंह में ठोसा हुआ कपड़ा निकाला और उसने पूछा, ये सब क्या है? नाग ने यूं बहाना किया जैसे उसे कुछ मालूम नहीं। उसने जाहिर किया कि वो गली में से गुजर रहा था कि झोंपड़े का दरवाज़ा चौपट खुला देखकर अंदर चला आया कि यहाँ क्या हो रहा है। चीनी नौजवान ने नाग को बताया कि ये लाश चीन के दुश्मन एक हुन गोरीले की है जो यहाँ वतन परस्त आवाम को हलाक करने पर लगा हुआ है। मुझे ये हलाक करने लगा था कि कोने से एक सांप निकल आया जिसने उसे डस लिया। उसका साथी भाग गया। अगर ऐन वक्त पर सांप ना आ जाता तो ये शायद मुझे कत्ल कर चुका होता और उसकी लाश की जगह यहाँ मेरी लाश होती। नाग ने बड़ा ताज्जुब किया और चीनी नौजवान से कहा, भाई अब तुम आज़ाद हो, तुम जा सकते हो। इन वतन दुश्मन लोगों से खबरदार रहना, आइंदा इनके फंदे में ना आना। चीनी नौजवान ने नाग का शुक्रिया अदा किया और चला गया। नाग भी वहाँ से वापस सराय की कोठली में आ गया। उसने अंबर को सारा माजरा सुनाया। अंबर ने उसको मुबारकबाद दी कि उसने एक वतन परस्त चीनी की जान बचाई और उसके दुश्मन को हिलाक कर दिया। उसने कहा, इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि यहाँ चीनियों के सबसे बड़े दुश्मन हुन कौम के लोग हैं जिन्होंने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। नाग बोला, चीनी बाबा ने तो बताया है कि चीन की नेक दिल मलका के बेटे को भी कत्ल करने की कोशिशें की जा रही हैं। अंबर कहने लगा, फिक्र ना करो, मेरे खुदा ने चाहा तो इन वतन दुश्मन लोगों की सारी सरगर्मियां नाकाम बना देंगे। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अब हमें आराम करना चाहिए, सुबह सफ़र पर रवाना होना है। इसके बाद अंबर और नाग बिस्तरों में घुसकर सो गए। सुबह के वक्त थांग ने आकर उन्हें जगाया। रात वो देर तक जागते रहे थे, इसलिए खूब गहरी नींद सोते रहे। थांग मुंह अंधेरे उठ खड़ी हुई। सराय के मालिक बूढ़े चीनी ने नाश्ता लाकर उनके सामने रख दिया। नाश्ते से फारिग होकर वो घोड़ों पर सवार हो गए। चीनी बूढ़े को उन्होंने सोने के सिक्के दिए, उससे हाथ मिलाया, रास्ते के बारे में मालूमात ली और फिर चल पड़े। एक दिन और एक रात के सफर के बाद वो उस मकाम पर पहुंच गए जहां से शंघाई की सिमत जाने वाली सड़क कहते की शराह से अलग होती थी। वो थांग को लेकर शंघाई की तरफ रवाना हो गए। अब मारिया और मूर्ति चोर की भी खबर ली जाए कि वो किस हाल में हैं और कहां पर हैं। मूर्ति चोर भी मारिया को लेकर उस सराय में आ गया जहां वो रात पहले अंबर और नाग ठहरे थे। चीनी बूढ़े ने उसको भी सराय में कमरा दे दिया। रात को मारिया को होश आ गया। मूर्ति चोर ने अब उसे और बेहोश करना मुनासिब ना ख्याल किया। उसने सोचा कि एक रात मारिया को होश में रहना चाहिए और वहां से रवाना होते वक्त वो दोबारा बेहोश कर देगा। होश में आते ही मारिया ने अपने इर्द गिर्द देखा तो हैरान हुई कि वो कहाँ सोई थी और कहाँ उठी है। उसने मूर्ति चोर को पहचान लिया। फिर जब उसने अपनी कमर के गिर्द बंधी हुई रस्सी का दूसरा सिरा मूर्ति की कमर के गिर्द बंधा हुआ देखा तो सारा मामला समझ गई कि उसने उसे अगवा कर लिया है। मारिया के हाथ भी उसकी कमर के गिर्द बंधे हुए थे। मूर्ति ने उसे होश में आता देखकर कहा, मारिया, मैंने तुम्हें बेहोश करके अगवा कर लिया और सिर्फ इसलिए कि तुमको मालूम है कि मैं जादूगरनी के हुक्म पर चीन के शाही खजाने के हीरे चोरी करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथियों की परवाह नहीं करता, मगर तुमसे मुझे शदीद खतरा था क्योंकि तुम गायब रहती हो, इसलिए मैंने तुम्हें अगवा करके अपने साथ बांध रखा है। जब तक मैं हीरे चुरा नहीं लेता और चीन की सरहद से निकल नहीं जाता तुम इसी तरह मेरे साथ रहोगी। अगर तुमने मेरी कैद से भागने की कोशिश की तो मैं उसी वक्त तुम्हें जान से मार डालूंगा और किसी की जान से मारना मेरे लिए कोई अनोखी और अनहोनी बात नहीं। मारिया ने सोचा कि इस शख्स के साथ चापलूसी से काम लेना चाहिए। अब जबकि वो उसकी कैद में है तो उसे मुकाबले की दावत देना बेकार है। चुनाचे मारिया ने कहा, भाई, तुमने तो खामखा मुझे कैद में डाल दिया है। मैंने तो कभी भी अपने भाइयों के काम में दखल नहीं दिया। मेरी तरफ से तुम चाहे बादशाह को अगवा कर लो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। मूर्ति चोर मुस्कुराकर बोला, बहुत ज्यादा चालाक बनने की कोशिश न करो मारिया, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम खुशामद करके मुझे अपने जाल में नहीं उलझा सकती। ये मेरा अटल फैसला है कि जब तक मैं हीरे चुराकर चीन की सरहद से बाहर नहीं निकल जाता तुम मेरे साथ इसी तरह कैद में रहोगी। मारिया खामोश हो गई। उसने सोचा कि इस वक्त मूर्ति पर अपनी बातों से असर डालना फजूल होगा। मारिया चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। दूसरे बिस्तर पर अपनी कमर के साथ रस्सी बांधे मूर्ति लेट गया। वो सो नहीं रहा था बल्कि उस जगह को बड़े गौर से देख रहा था जहां मारिया लेटी हुई थी मगर दिखाई नहीं दे रही थी। आधी रात के बाद मारिया को नींद आ गई मगर मूर्ति चोर बराबर जाग रहा था। जब उसने देखा कि मारिया खूब गहरी नींद सो गई है तो उसने उसकी रस्सी चारपाई के साथ कसकर बांधी और खुद भी सो गया। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने मारिया को आवाज़ दी। मारिया ने जवाब दिया और बोली, तुम मुझे बेकार अपने साथ लिए फिर रहे हो। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे किसी काम में दखल नहीं दूंगी, किसी से जिक्र तक नहीं करूंगी कि तुमने मुझे बेहोश करके अगवा किया था। मूर्ति चोर ने मुस्कुराकर कहा, मैं कच्ची गोलियां नहीं खेला मारिया। मैं खूब जानता हूँ कि मेरी कैद से आज़ाद होकर तुम यहाँ से सीधी अपने भाई अंबर के पास जाओगी और उसे मेरे बारे में एक एक लफ्ज़ बता दोगी। मारिया ने कहा, लेकिन अंबर को तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले ही मालूम है। ठीक है, उन्हें मेरे मनसूबे के बारे में सारी बातें मालूम हैं, मगर उन्हें यह मालूम नहीं कि मैं इस वक्त किस जगह हूँ और किस मकाम पर सफ़र कर रहा हूँ। तुम मेरी कैद से आज़ाद होकर उसे ये सब कुछ बता दोगी, फिर वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। मारिया ने बेसाख्ती से कहा, मूर्ति चोर, पकड़ तो वो तुम्हें एक ना एक दिन ज़रूर लेंगे। इस बात के बारे में तुम अपने दिल में यकीन कर रखो। हाँ, अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं उस वक्त तुम्हारे जान बख्शी की सिफारिश ज़रूर करूँगी।
मूर्ति चोर कहका लगाकर हंस पड़ा। मारिया, तुम्हारा ये वार भी नाकाम हो गया। मैंने एक ज़माना देखा हुआ है, मैंने ज़माने के बड़े बड़े गर्म सर्द देखे हुए हैं। तुम मेरे सामने एक मामूली बच्ची हो। अगर तुम में मेरे मुकाबले में कोई बड़ाई है तो यही कि तुम जादू के जोर से गायब हो चुकी हो, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। मारिया बोली, क्या जादूगरनी तुम्हें ऐसी कोई दवा नहीं दे सकती जिसे चेहरे पर मलकर तुम लोगों की नज़रों से ओझल हो सको? उसके पास ऐसी दवाई नहीं है, और फिर मुझे ऐसी दवा की ज़रूरत भी नहीं, इसलिए कि हम लोग जितना लोगों के सामने आएंगे और उनमें घूमे फिरेंगे, हम पर उतना ही शक कम किया जाएगा। इतने में चीनी नौकर ने दरवाजे पर दस्तक दी। मूर्ति ने फौरन उठकर मारिया के मुंह में कपड़ा ठोंस दिया। नौकर फर्श पर नाश्ता रखने लगा, फिर कनखियों से खाली चारपाई की तरफ देखकर बोला, जनाब अली, ये रस्सी आपने अपनी कमर के गिर्द क्यों बांध रखी है? बकवास बंद करो। जिस चीज़ से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, तुम उसके बारे में क्यों पूछगिछ कर रहे हो? खामोशी से नाश्ता लगाकर बाहर निकल जाओ। चीनी नौकर चुपके से बाहर निकल गया। नाश्ते के बाद मूर्ति ने मारिया को दवाई सुंघाकर फिर से बेहोश कर दिया। उसने उसे कंधे पर डाला और घोड़े के आगे की तरफ जाकर डाल दिया। चीनी बूढ़े को सोने के सिक्के देकर चीन के शहर कैथे की तरफ रवाना हो गया। उसको शंघाई जाने की जरूरत नहीं थी, चुनाचे वो सीधा कैथे की जानिब सफर कर रहा था। रास्ते में वो एक ऐसी वादी से गुजरे जहां कदम कदम पर फूलों भरी झाड़ियां, नीली धूप और तरोताज़ा हवाएं झूम रही थी। उसने सारा दिन अपना सफर जारी रखा। शाम को वो एक नदी किनारे पहुंचकर ठहर गया। कुछ देर आराम किया, मारिया को भी खाना खिलाया और वो दोबारा रात को सफर शुरू कर दिया। वो जल्दी से जल्दी कैथे पहुंच जाना चाहता था। चुनाचे अगले रोज तीसरे पहर वो सड़क पर पहुंच गया जो बड़ी शाहराह से निकलकर शंघाई की तरफ जाती थी और जिस पर अंबर और नाग सफर कर रहे थे। वो लोग शंघाई की तरफ जा रहे थे और मूर्ति चोर मारिया को लेकर कैथे की जानिब रवाना हो गया। रात भर वो सफर करता रहा। दूसरे रोज दोपहर के वक्त मूर्ति को दूर से चीन के दारुल हुकूमत कैथे की फसील की लकीर दिखाई दी। वो अपनी मंजिल को सामने देखकर बहुत खुश हुआ। फसील के दरवाजे पर उसे चीनी सिपाहियों ने रोक लिया। उसने दीवारें चीन से हासिल की हुई लकड़ी की मोहर उनको दिखाई और बड़े आराम से दरवाजे में से गुजरकर कैथे में दाखिल हो गया। वो तीसरी बार उस खूबसूरत और गुंजान आबाद शहर में आ रहा था। उसे अपने दोस्त के घर का पता मालूम था, चुनाचे वो घोड़े पर सवार उसके घर की तरफ रवाना हो गया। शहर में बड़ी रौनक थी। लोग सौदा सलब खरीद रहे थे और एक दूसरे के खिलाफ लड़ झगड़ भी रहे थे। घरों में से औरतों और बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। मुख्तलिफ गलियों और मोहल्लों में से गुजरकर मूर्ति चोर अपने दोस्त के घर पहुंच गया। उसके दोस्त का नाम कम्बाटा था और उसका ताल्लुक भी तिब्बत के उन लोगों से था जिनके आबाओ अजदाद हुन कौम से ताल्लुक रखते थे। वो चीन में एक सौदागर का भेस बनाकर जिंदगी बसर कर रहा था। असल में वो चीनी वतन परस्तों के खिलाफ साजिश करके उन्हें एक एक करके कत्ल कर रहा था। जादूगरनी से भी उसका ताल्लुक था और उसे हीरों की चोरी के मंसूबे का इल्म था। जादूगरनी ने उससे भी वादा किया था कि अगर उसने हीरों की चोरी में मूर्ति चोर की मदद की तो वो उसे भी हीरे जवाहरात की एक थैली इनाम के तौर पर पेश करेगी। यही वजह थी कि खम्बाटा बड़ी बेचैनी से मूर्ति की राह देख रहा था। मूर्ति ने हवेली में दाखिल होते ही मारिया के बारे में उसे एक एक बात बता दी। खम्बाटा तो बड़ा हैरान हुआ कि एक औरत गायब रहकर उसके साथ साथ सफ़र कर रही है। उसने मूर्ति से कहा, तुम्हारा कमाल तो यह है कि तुम एक ऐसी औरत को कैद करके सफ़र कर रही हो जो नज़र नहीं आती और जो किसी भी वक्त तुम पर हमला कर सकती है। मूर्ति ने कहा, मैंने इसका पूरा बंदोबस्त कर रखा है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते में मारिया को बेहोश रखा। जब इसे होश आता तो मैं इसके मुंह में कपड़ा ठोंस देता। बहरहाल अब भी ये औरत तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम इसे अपने तहखाने में डाल दो और जब तक मैं शाही हीरे चुरा कर यहाँ से फरार नहीं हो जाता इसे इसी तहखाने में कैद रखो। बहुत बेहतर ऐसा होगा मूर्ति भाई। उनकी सारी बातें मारिया सुन रही थी। उसे दीवार के साथ लगाकर एक तख्त पोश पर बिठा दिया गया। उसके मुंह से कपड़ा निकाल दिया गया और सिर्फ कमर के साथ रस्सी बंधी थी जिसका एक सिरा खंबे के साथ कसकर बांध दिया गया। मूर्ति ने पूछा कि ये बताओ कि शाही महल के खजाने और किले की दीवार का नक्शा तुम्हारे पास मौजूद है क्या? खम्बाटा ने आग के इशारे से उसे खबरदार किया कि मारिया पास बैठी सुन रही है। मूर्ति ने बुलंद आवाज से कहा, खम्बाटा फौरन मारिया को ले जाकर कैद में डाल दो। बहुत बेहतर। खम्बाटा ने उठकर मारिया को रस्सी से पकड़ा और उसे तकरीबन घसीटते हुए नीचे तहखाने में ले गया और वहां जाकर उसने उसे कोठली में दोनों हाथ बांधकर डाल दिया और दरवाजे पर ताला डालकर ऊपर आ गया। ऊपर आकर उसने मूर्ति को वो नक्शा दिखाया जो एक रेशमी कपड़े पर बना हुआ था और जिसमें पूरी वो जगह और उसके बरामदे और कमरे दिखाए गए थे, जहां बीच में जमीन के नीचे एक अलमारी में चीन के शाही हीरे एक चांदी के मर्तबान में बंधे थे। उन्हीं हीरों में ज़रकाब नाम का वो शाही हीरा भी शामिल था जिसकी जादूगरनी को अशद ज़रूरत थी। खम्बाटा ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ जा सकता हूँ और थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ। इस पर मूर्ति ने कहा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मैं ये काम अकेले ही करूँगा। तुम अगर मेरे साथ गए तो हो सकता है हम पकड़े जाएं, इसलिए तुम इसी जगह मेरा इंतज़ार करो, मैं यहीं वापस आऊँगा। शहर से दूर थोड़ी दूर एक झील के किनारे शाही महल खड़ा था। उस महल में चीन का बादशाह फुमांचो हुकूमत करता।
उसकी मलका और शहजादा भी वहीं रहते। मूर्ति खंबाटा से आधी रात तक मशवरा करता रहा कि वो किस भेष में शाही महल में जाए। खंबाटा की राय थी कि महल में नकब लगाकर हीरे चुराने चाहिए। मूर्ति का ख्याल था कि उसे भेष बदलकर शाही महल में दाखिल हो जाना चाहिए और फिर अंदर ही अंदर खजाने वाले कमरे तक पहुंचकर हीरे उड़ा लेने चाहिए। आखिर उसे खंबाटा की बात तस्लीम करनी पड़ी, क्योंकि भेष बदल कर जाने में अगरचे खतरा कम था मगर बात लंबी हो जाती। फैसला हुआ कि शाही महल की अकबी दीवार में शगाफ डालकर महल में दाखिल हुआ जाए और नक्शे के मुताबिक खजाने वाले मकाम तक पहुंचकर हीरों का मर्तबान चुरा लिया जाए। मूर्ति चोर रात के अंधेरे का इंतजार करने लगा। नीचे चायखाने में मारिया रस्सियों में जकड़ी बेबस और मजबूर बैठी सोच रही थी कि वो वहां से क्यों कर रिहाई हासिल करे, फरार हो। मूर्ति चोर महल की तरफ रवाना हो गया। अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। वो घोड़े पर सवार होकर जेल की पिछली जानिब के जंगल से महल की अकबी दीवार तक पहुंच गया। घोड़ा उसने जंगल में ही एक जगह छुपाकर बांधा और खुद छुपता छुपाता महल की दीवार के पास पहुंच गया। नकब लगाने के लिए उसने कुदाल अपने साथ रखी हुई थी। चुनाचे मूर्ति ने दीवार में शगाफ डालना शुरू कर दिया। यहाँ से महल की दीवार टूटी हुई थी। चुनाचे थोड़ी ही देर बाद दीवार में शगाफ डालना शुरू हो गया। यहाँ से महल की दीवार पहले से टूटी थी। चुनाचे थोड़ी देर बाद दीवार में इतना सुराख हो गया कि वो उसमें से अंदर दाखिल हो सके। ये जगह महल का एक बाग थी, जहाँ बारादरी से आगे उस कमरे की दीवार थी जहाँ चांदी के मर्तबान में शाही हीरे जवाहरात पड़े थे। मूर्ति दबे पांव छुप छुप कर आगे बढ़ रहा था। वो खजाने की दीवार के पास पहुंचा ही था कि एक तरफ से 2 घोड़े सवार गश्त करते हुए उधर आए और दाएं बाएं देखने लगे। मूर्ति एक तरफ छुप गया। सिपाही ऐन उसके करीब आकर खड़े हो गए और आपस में बातें करने लगे कि सर्दी बहुत हो जाती है, मेरी बीवी फिर बीमार पड़ गई है। बादशाह फोमांचू बड़ा नेक बादशाह है, खैरात बहुत करता है मगर जुल्म भी बहुत करता है। वली अहद शहजादे की जिंदगी खतरे में है, वगैरह वगैरह। जितनी देर वो वहाँ खड़े रहे, मूर्ति एक दरख्त के पीछे दम साधे चुपचाप खड़ा रहा। आखिर वो वहाँ से चले गए। मूर्ति आगे बढ़ने लगा तो उसने महसूस किया कि खजाने की इमारत के बाहर रात को भी बड़ा सख्त पहरा होता है। सिपाही बराबर गश्त कर रहे थे। मूर्ति काफ़ी देर वहाँ खड़ा मौका का इंतजार करता रहा मगर उसने देखा कि रात ढलनी शुरू हो गई है। आसमान पर सुबह की रोशनी फैलने लगी है। अब उसका वहाँ ज़्यादा देर खड़े रहना खतरनाक था। वो सुबह की पहली किरण के साथ बड़ी आसानी से गिरफ्तार हो सकता था और फिर फोमांचू ऐसे जालिम बादशाह से रहम की उम्मीद रखना नामुमकिन बात थी। मूर्ति चोर नाकाम होकर वापस चल पड़ा। उसने फैसला किया कि वो अगले रोज़ आकर अपने साथ बेहोश करने वाली दवाई लाएगा। जिस जगह उसने दीवार में शगाफ डाला था उसने वहाँ इधर उधर से झाड़ियाँ काट कर डाल दी और शगाफ को छुपा दिया। दूसरी तरफ मारिया आज़ाद होने के लिए कोशिश कर रही थी। उसने अपने एक हाथ की रस्सी खोल दी। थोड़ी कोशिश के बाद उसने दूसरे हाथ की रस्सी भी खोल दी और अब वह आज़ाद थी। उसने वो रस्सी भी खोल दी जिससे वो सतून के साथ बंधी हुई थी। अब सबसे बड़ा मरहला बाहर के दरवाजे खुलवाकर वहाँ से फरार होना था। मारिया ने क्या किया कि ज़मीन पर लोहे का एक जग पटक दिया। ये शोर सुनकर खंबाटा ऊपर से नीचे आया। उसने दरवाजे के पास मुंह ले जाकर कहा, क्या बात है, ये अंदर क्या हो रहा है? मारिया ने बड़ी रहम तलब आवाज़ बनाकर कहा, देवताओं के लिए मुझे एक घूंट पानी पिला दो, प्यास के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। खंबाटा ने एक पल के लिए सोचा कि मारिया को पानी पिलाए या नहीं। फिर उसे ख्याल आया कि वो तो रस्सी के साथ बंधी है। चुनाचे वो पानी का प्याला लेकर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। जो ही उसने दरवाजे का एक पट खोला, अंदर दाखिल हुआ, मारिया पलक झपकने में बाहर निकल गई। खंबाटा ने अंदर जाकर देखा कि रस्सी खंबे के साथ गिरी पड़ी थी। उसने रस्सी उठाई तो सारी की सारी बात उसकी समझ में आ गई। वो सर पीट कर रह गया। मारिया फरार हो चुकी थी। वो भागा भागा तहखाने से निकलकर ऊपर आया। उसने मारिया को आवाज़ें देनी शुरू कर दी मगर मारिया खामोश खड़ी थी। खंबाटा ने लपक कर मकान का बड़ा दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। उसी वक्त एक भारी पत्थर उसके सर पर लगा और वो बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। मारिया खामोशी से उसके मकान से बाहर निकल आई। वो आज़ाद थी और गायब थी। कहते कि गली कूचे रात के अंधेरे में खामोश और सुनसान थे। कहीं कहीं कोनों में लैंप चल रहे थे। मारिया गलियों में से गुजरती बड़े बाजार में आ गई। उसके लिए सबसे बड़ा मरहला ये था वो किस जगह रात बसर करे और आइंदा के बारे में सोचे। आखिर वो एक बाग में आ गई और एक दरख्त के नीचे घास पर लेट गई। सोचते सोचते उसे नींद आ गई और वो सो गई। मूर्ति चोर वापस घर आया तो खंबाटा परेशान बैठा था। जब उसने बताया कि मारिया फरार हो गई तो मूर्ति के पांव तले से जमीन निकल गई। वो धम से तख्त पोश पर बैठ गया और उसने अपना सर पकड़ लिया। अरे तुमने ये क्या कर दिया भाई, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं तो दरवाजे पर ताला डाले आराम से सो रहा था कि मारिया ने पानी मांगा। बस पानी देने अंदर गया तो वो बाहर भाग गई। उसने तो पहले ही रस्सियां खोल रखी थी। अब क्या होगा? वो तो मुझे जीने नहीं देगी। वो तो मौत बनकर हमारे सरों पर मंडलाएगी। कोई पता नहीं वो यहीं कहीं मौजूद हो और हमारी सारी बातें सुन रही हो। अभी तलवार का वार करके हमें हलाक कर दे। खंबाटा भी डर गया।
मूर्ति ने उठकर घर के सारे दरवाजे बंद कर डाले और हाथ फैलाकर सारे कमरों में फिरने लगा। उसने खंबाटा को बताया कि वो कल रात हीरों पर हाथ साफ करने जाएगा, क्योंकि महल के अंदर सख्त पहरा है। खुदा जाने अब मारिया मुझसे पहले वहां पहुंच जाए और जब मैं वहां पहुंचूं तो सिपाही मुझे गिरफ्तार करने के लिए तैयार बैठे हों। खंबाटा ने कहा, अगर ये बात है तो हमें अभी जाकर हीरे चुरा कर ले आने चाहिए। इतनी जल्दी मारिया महल में नहीं जा सकती। अब तो सुबह होने वाली है, महल तक जाते जाते दिन चढ़ाएगा। इस वक्त वापस जाकर हीरों को चुराना मुश्किल है। बहरहाल मैं आज रात को बड़ी एहतियात के साथ फिर एक बार कोशिश करूंगा। अब के तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। मैं जरूर चलूंगा, तुम फिक्र ना करो। मारिया इतनी जल्दी बादशाह के दरबार में नहीं पहुंच सकती। बादशाह फुमांचू के दरबार तक रसाई हासिल करना कोई आसान बात नहीं। मूर्ति चोर तख्तपोश पर लेट गया और परेशान होकर रात को डाका डालने के बारे में तरकीबों पर गौर करने लगा। अब उसे जान का खतरा था। उसने फैसला किया कि वो बड़ी एहतियात से वहां जाएगा और अगर जरा सा भी खतरा हुआ तो वहां से भाग आएगा और हीरों की चोरी का ख्याल कुछ अरसा के लिए मुलतवी कर देगा। रात गुजर गई, सूरज निकल आया। कहते शहर में चारों तरफ रोशनी हो गई। लोग अपने अपने काम को बाहर निकल आए। बाजार में शोरगुल मच गया। मारिया दरख्तों के नीचे अभी तक सो रही थी। उसे कुत्तों के भौंकने की आवाजें आई तो उसकी आंख खुल गई। उसने आंखें मलते हुए देखा कि दिन काफी चढ़ाया। वो उठकर बैठ गई। करीब ही एक छोटी सी नदी पर जाकर मुंह हाथ धोया। उसे भूख बहुत लग रही थी। उसने सोचा कि बजाय किसी दुकानदार के यहाँ कोई खाने की चीज उड़ाए कि वापस खंबाटा के घर पर जाकर नाश्ता किया जाए। चुनाचे वो खंबाटा के घर की तरफ चल पड़ी। उसने देखा कि मूर्ति अभी तक सो रहा है। उसके चेहरे पर परेशानी थी। खंबाटा बावर्ची खाने में घी के गुलगुले तल रहा था। वो चुपके से बावर्ची खाने में उसके पास जाकर खड़ी हो गई। खंबाटा को बिल्कुल एहसास न हुआ कि मारिया उसके पास खड़ी है। वो गुलगुले तल तल कर टोकरी में डाले जा रहा था। मारिया ने हाथ बढ़ाकर खाने शुरू कर दिए। अचानक खंबाटा ने महसूस किया कि टोकरी में गुलगुले कम होने लगे हैं। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, वहां कोई भी नहीं था। एकदम उसे मारिया का ख्याल आया। वो डर गया कि मारिया वहां मौजूद है और हो सकता है वो कोई शय उसके सर पर मारकर उसे मार डाले। खंबाटा ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बहन, मुझे माफ कर देना, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं बेगुनाह था। मुझे जो कुछ मेरे दोस्त मूर्ति ने कहा वो मैंने कर दिया। तुम बेशक सारे के सारे गुलगुले खा लो। तुम बेशक रोज आकर यहाँ नाश्ता किया करो। मैं तुम्हारी रोजाना खिदमत करूंगा। मुझे तुम अपना गुलाम ही ख्याल करो। मारिया गुलगुले खाते हुए बड़ा हंसी, मगर जुबान से उसने एक लफ्ज तक न निकाला। वो खामोश रही। जब उसका पेट भर गया तो चुपके से बावर्ची खाने से बाहर निकल आई। जाते जाते निशानी के तौर पर एक गुलगुला उठाकर उसे जोर से खंबाटा के मुंह पर मारती गई। खंबाटा चीख मारकर वहां से भाग गया। मूर्ति की आंख खुल गई। उसने चीख की वजह पूछी तो खंबाटा ने सारा किस्सा सुनाया। मूर्ति ने तलवार निकालकर कमरे में चारों तरफ घुमानी शुरू कर दी कि अगर मारिया कहीं भी खड़ी हुई तो तलवार लगने से अपने आप हलाक हो जाएगी। लेकिन मारिया उस वक्त शहर के बाजारों से गुजर रही थी। मारिया ने सोचा कि कहीं से घोड़ा हासिल करके वापस उस सड़क पर चली जाए जहां उसे उम्मीद थी कि अंबर और नाग सफर करते चीन के दारुल हुकूमत की तरफ आ रहे होंगे। सवाल यह था कि घोड़ा कहां से लिया जाए। मारिया ने देखा कि शहर के बाजारों में बड़ी रौनक थी। मंडी में कारोबार बड़े जोरों शोर से हो रहा था। चीनियों के अलावा वहां जापानी, मंगोल, रूसी और समरकंदी लोग भी घूम फिर रहे थे। कारवां सराय के बाहर काफले उतरे हुए थे और लोग अपनी चीजें आवाजें लगाकर फरोख्त कर रहे थे। मारिया चुपचाप बाजारों में से गुजरती चली गई। किसी को एहसास तक न हुआ कि उनके दरमियान एक ऐसी औरत गुजर रही है जो किसी को नजर नहीं आती, गायब है। एक तंग से बाजार में से गुजरते हुए मारिया ने देखा कि हवेली का बड़ा दरवाजा खुला है और अंदर देवड़ी में 4-5 सफेद घोड़े बंधे हुए हैं। ये घोड़े बड़े ही खूबसूरत थे। एक नौकर उनके आगे चारा डाल रहा था। मारिया को वो घोड़े बहुत प्यारे लगे। उसने सोचा कि क्यों ना एक घोड़ा यहाँ से खोलकर अपने साथ कर लिया जाए। इसी ख्याल से वो मकान की ड्योढ़ी में दाखिल हो गई। उसको एहसास हुआ कि घोड़े चारा खा रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि घोड़े जी भर कर पेट भर लें तो फिर उनमें से किसी को उड़ा लिया जाए। मारिया खामोशी से एक तरफ ड्योढ़ी में पत्थर के बेंच पर बैठ गई और मंगोल किस्म के गुलाम को घोड़ों को चारा खिलाते और मालिश करते देखती रही। अचानक किसी ने अंदर से गुलाम को आवाज दी। वो जल्दी से अंदर की तरफ भाग गया। आवाज किसी ऐसे शख्स की थी जो बड़ा सख्त मिजाज मालूम होता था, क्योंकि आवाज में गरूर और अक्खड़पन बहुत पाया जाता था। ड्योढ़ी में घोड़ों की बदबू से तंग आकर मारिया ने सोचा क्यों ना जरा हवेली की सैर की जाए और देखा जाए कि ये बदमिजाज अक्खड़ आदमी कौन है जिसने नौकर को इस तरह बुलाया है, जैसे कोई बादशाह अपने नौकर को बुलाता है। वे ड्योढ़ी से निकलकर अंदर वाले सहन में आ गई। यहाँ बेंच में पानी का फव्वारा चल रहा था। चारों तरफ बरामदे में सफेद फूलों वाली बेलें लटक रही थी। एक कमरे का दरवाजा बंद था। अंदर से बातें करने की आवाजें आ रही थी। मारिया यहाँ रुक गई क्योंकि एक आवाज उसी अक्खड़ और सख्त मिजाज आदमी की थी और नौकर भी उसी कमरे में गया था। वो सतून के साथ लगकर खड़ी हो गई। दरवाजा अंदर से बंद किया गया था। उसे अंदर से कुंडी लगाने की आवाज सुनाई दी। मारिया का माथा ठनका कि ये माजरा क्या है।
आखिर इन लोगों को क्या पड़ी है कि दिन के वक्त अपने ही घर में दरवाज़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बातें कर रहे हैं। इसका साफ मतलब ये था कि यहाँ ज़रूर खुफिया किस्म की बातें हो रही हैं। मारिया का इश्तियाक बढ़ गया। उसकी ख्वाहिश हुई कि उन लोगों की बातें सुने, वो क्या कह रहे हैं। उसने दरवाजे के साथ कान लगा दिए। अंदर से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। वही अक्खड़ आवाज़ वाला मर्द बोल रहा था। ये चीनी ज़ुबान नहीं थी, बल्कि वो मंगोल और हुन कौम की ज़ुबान में बातें कर रहा था। दूसरा आदमी भी उसी ज़ुबान में बात कर रहा था। मारिया को इतनी ताकत मिल गई थी कि वो हर ज़ुबान का मतलब समझ लेती थी। उसने उन लोगों की गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया कि वो किसी बड़े ख़तरनाक काम पर वहाँ हैं और बादशाह के बेटे यानी वली अहद शहजादे को हलाक करना या अगवा करना चाहते हैं। मारिया की दिलचस्पी बढ़ गई। अब वो अंदर जाने के लिए बेताब हो गई, मगर वो अंदर नहीं जा सकती थी क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। इतने में वही नौकर नजर आया। वो हाथ में पानी से भरा हुआ तांबे का जग लेकर चला रहा था। दरवाजे के पास आकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। नौकर के साथ मारिया ने देखा कि दीवार के साथ तख्त बिछाया, उस पर कालीन पड़ा है और वहशी किस्म का आदमी जिसने मंगोली लिबास पहन रखा था, कमर में तलवार लगाए दीवार से टेक लगाए बैठा है और उसके हाथ में एक बाज पकड़ा हुआ है। दूसरा आदमी दरवाज़ा बंद करके वापस आ गया। नौकर ने तपाई पर पानी का जग रख दिया और वापस जाने लगा। दूसरे आदमी ने दोबारा दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। अब मारिया भी उनके साथ कमरे में बंद हो गई। मंगोल वैशी को दूसरे आदमी ने चांदी के कटोरे में पानी भरकर पिलाया। पानी पीकर मंगोल वैशी ने अक्खड़ आवाज़ में कहा, उस रोज़ यहाँ नौकर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने शहजादे को कत्ल कर दिया तो उसे अगवा करके ले आए, तो हम नहीं चाहते कि यहाँ किसी को कानो कान हमारे आने की खबर हो। दूसरे आदमी ने कहा, अर्जंग तुम फिक्र ना करो, यहाँ राजदारी से काम लिया जाएगा। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मुझे अपने कबायली सरदार को जाकर मुंह दिखाना है, और फिर मैं भी इस चीनी कौम को अपना दुश्मन समझता हूँ। मैं तो भेस बदल कर यहाँ घोड़ों की सौदागरी कर रहा हूँ। मुझे यहाँ के चीनियों के सामने उनके बादशाह और मुल्क की तारीफ करना पड़ती है। हकीकत में तो मैं भी हुन कौम का बाशिंदा हूँ और चीन पर अपनी कौम और अपने सरदार की हुकूमत देखना चाहता हूँ। अर्जंग बोला, शाबाश, और हमारी हुकूमत सिर्फ इसी सूरत में यहाँ कायम हो सकती है कि हम बादशाह के वली अहद को ख़त्म कर दें और फिर अपनी लूट मार की कार्रवाइयाँ तेज़ करके चीन में खाना जंगी की फ़िज़ा कायम करें। फिर हम हमला कर देंगे। हुन कौम एक सैलाब की तरह इन पर टूट पड़ेगी और इस मुल्क पर अपना झंडा लहरा दिया जाएगा, मगर इसके लिए हमें बड़ी एहतियात और रज़दारी से काम लेना होगा। सौदागर बोला, ऐसा ही होगा अर्जंग। अब तुम्हारे सामने इस कमरे में हमारे सिवा और कोई नहीं। मारिया इस ख्याल पर बड़ी हंसी। उन्हें खबर नहीं थी कि उनके बिल्कुल करीब एक लड़की खड़ी उनकी सारी खुफिया बातें सुन रही है। मारिया बड़ी हैरान हुई कि एक इत्तेफाक के साथ वो इस हवेली में आ गई और उसे एक बड़ी ही पुरस्रार मंसूबे का इल्म हो गया, जो पुरस्रार भी है और इंतहाई खूनी भी। अर्जंग ने कहा, मैं आज वापस जा रहा हूँ। चांद की पहली तारीख को वापस आऊँगा। मेरे साथ मेरे दूसरे साथी होंगे। उस रोज़ हम अपने मंसूबे पर अमल शुरू करेंगे। शाही महल में हमारी एक ख़ास औरत वर्षा इस वक्त मलका चीन की ख़ास कनीज़ की हैसियत से काम कर रही है और वह वली अहद शहजादे को दूध भी पिलाती है। उसने हमारे लिए रास्ता हमवार कर दिया है। अब हमारा काम सिर्फ ये है कि किसी न किसी तरह से रात को महल में जाकर वर्षा को वो ख़ास किस्म का जहर दे दिया जाए जो वली अहद शहजादे को पिलाकर हलाक कर डाले, और अगर ऐसा ना हो सके तो किसी तरह शहजादे को वहाँ से अगवा करके यहाँ ला जाए और यहाँ ले जाकर उसे कत्ल करके ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाए। सौदागर कहने लगा, वर्षा ने हमारी रास्ता आसान कर दी। अब हमारे लिए वली अहद शहजादे तक रसाई हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं। मारिया अब जल्दी से बाहर निकलना चाहती थी ताकि दीवारें चीन से दारुल हुकूमत कैथे की तरफ आने वाली सड़क पर वापस जाकर वो अंबर और नाग को तलाश करके सारे मंसूबे और वली अहद शहजादे के कत्ल की साजिश से बाखबर कर दे। वो दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने वाली थी कि नौकर ने बाहर से दस्तक दी। शायद वो दिखाने के लिए कुछ लाया था। मारिया चौकस होकर खड़ी हो गई। सौदागर ने दरवाज़ा खोला, नौकर अंदर आया और मारिया बाहर निकल गई। बाहर आकर वो ड्योढ़ी में आई, वहाँ कोई भी नहीं था। उसने आराम से घोड़ा खोला और उसे खामोशी से लेकर हवेली की ड्योढ़ी से बाहर आकर उस पर सवार हो गई। घोड़े पर मारिया का सवार होना था कि घोड़ा गायब हो गया। बाजार में एक चीनी दुकानदार ने अभी अभी सफ़ेद घोड़े को हवेली में से निकलते देखा और अचानक घोड़ा गायब होते देखा तो वो बौखला सा गया। फिर उसने अपनी आंखें मली और सर हिला दिया जैसे उसकी नज़रों को धोखा हुआ हो। मारिया घोड़े पर सवार शहर से बाहर निकल आई और उसे सर पर दौड़ाती हुई कैथे शहर से दीवारें चीन को जाने वाली शाहराह पर रवाना हो गई। शाही महल में सोने की मूर्ति का असली चोर कौन था? जासूसा वर्षा ने नौकरानी बनकर उस शाही महल में कैसे जासूसी की? शहजादे को कत्ल करने के लिए जहरीली बांसुरी बजाकर कैसे सांप की मदद ली गई? ये तमाम हालात इसी कहानी की नेक्स्ट वीडियो में मुलाहजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।